नमस्कार दोस्तों, विजन सुपर 30 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे निषेचन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें निषेचन की परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है। फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला भाग में स्पर्म व ओव्यूम के मिलने को निषेचन कहते हैं। यानी जो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब होती है उसका जो एम्प्यूला भाग होता है वहाँ पे स्पर्म व ओव्यूम मिलेंगे, उनके मिलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। तो इन दोनों के जब न्यूक्लियस मिलेंगे, यानी कि स्पर्म और ओव्यूम के जब न्यूक्लियस मिलेंगे तो उससे युग्मनज या जाइगोट बनेगा। अब हम बात करते हैं निषेचन की प्रक्रिया की। तो निषेचन की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें चार बातों को ध्यान रखना, चार बातों को समझना होगा। पहली, अंडे का स्थानांतरण। दूसरी, स्पर्म का मादा प्रजनन अंगों में स्थानांतरण। तीसरी, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। चौथी, जोना रिएक्शन और विटेलाई ब्लॉक। तो हम बात करें अंडे का स्थानांतरण, इसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार ओव्यूम ओवरी से निकलने के बाद में ओविडक्ट की एम्प्यूला और एम्प्यूला से स्थिमस और लास्ट में यूट्रस तक पहुंचता है, वो प्रक्रिया पढ़ेंगे। स्पर्म का मादा प्रजनन अंगों में स्थानांतरण, इसमें हम पढ़ेंगे कि जब नेचुरल मैटिंग के दौरान सीमन को वेजाइना में छोड़ा जाता है तो वहाँ से जो स्पर्म है वो किस प्रकार से एम्प्यूला में पहुँचते हैं। बात करें कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ की, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि शुक्राणु किस प्रकार गर्भित योग्य बनता है, परिपक्व होता है और वो ओव्यूम में इंटर करता है। और बात करें जोना रिएक्शन और विटेलाइन ब्लॉक की, तो जो ओव्यूम होता है उसको बहुत सारे स्पर्म है वो घेरे हुए होते हैं, तो एक से ज़्यादा स्पर्म ओव्यूम में एंटर नहीं करे, ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम कहते हैं जोना रिएक्शन और विटेलाइन ब्लॉक। तो इन चारों के बारे में हम निषेचन की प्रक्रिया में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अंडे के स्थानांतरण के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि अंडा किस प्रकार ओवरी से निकलने के बाद में ओविडक्ट से एम्प्यूला, एम्प्यूला से स्थिमस और लास्ट में यूट्रस तक पहुंचता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओवरी के ऊपर जो ग्राफेन फॉलिकल निर्मित होता है, जब एलएस हार्मोन के प्रभाव में ये ग्राफेन फॉलिकल फटती है और ओव्यूम बाहर निकलता है, यानी कि ओव्यूलेशन होता है, तो इस समय अकेला ओव्यूम बाहर नहीं आता है, यानी कि ग्राफेन फॉलिकल से तीन चीज़ें बाहर आती है। एक तो आती है ओव्यूम, जोना पेल्यूसिडा और फॉलिकल सेल्स होती है जिस कोरोना रेडिएटा। जो मैंने आपको ग्राफेन फॉलिकल समझाया था उस समय आपको बताया था, तो ये तीन चीज़ें बाहर आती है। तो ओव्यूलेशन के कुछ समय बाद ही ये जो कोरोना रेडिएटा सेल है ये ओव्यूम और जोना पेल्यूसिडा से रिमूव हो जाएगी, यानी कि ओव्यूलेशन के कुछ समय बाद में ओव्यूम और जोना पेल्यूसिडा से ये कोरोना रेडिएटा जो सेल होती है वो रिमूव हो जाएगी। और जब ये ओव्यूलेशन के बाद में ग्राफेन फॉलिकल से बाहर निकलता है तो जो ओविडक्ट के इनफेंडिबुलम जो भाग होता है उसके ऊपर जो अंगुलियों की आकार की जो फिम्ब्रिया होती है वो फिम्ब्रिया ओवरी के नज़दीक आएगी और नज़दीक आकर के इस ओव्यूम को कैचअप करेगी और कैचअप करने के तुरंत बाद ही इसको एम्प्यूला में भेज देगी। एम्प्यूला में निषेचन की प्रक्रिया होगी और निषेचन होने के बाद में ये ओव्यूम में वो एम्प्यूलर स्थिमस जंक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन के बाद में यहाँ पे 3 से 4 दिन तक रहेगा। यहाँ पे ओव्यूम है वो 3 से 4 दिन तक रहेगा। इसके बाद में ये स्थिमस में जाएगा और स्थिमस के बाद में ये यूट्रस में जाएगा। तो ये है अंडे के स्थानांतरण की प्रक्रिया। एक बार मैं आपको वापस समझाता हूँ। ओवरी पे जो ग्राफेन फॉलिकल होता है वो ग्राफेन फॉलिकल टूटता है और ओव्यूम बाहर आता है एलएस हार्मोन के प्रभाव में। इस क्रिया को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। और जब ओव्यूलेशन होता है और ग्राफेन फॉलिकल से ओव्यूम बाहर आता है तो ओव्यूम अकेला बाहर नहीं आता है, ओव्यूम के साथ में जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा सेल भी बाहर आती है। ये जो कोरोना रेडिएटा सेल है ये ओव्यूम को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो ओव्यूलेशन के बाद में ओव्यूम व जोना पेल्यूसिडा से ये जो कोरोना रेडिएटा सेल्स होती है ये रिमूव हो जाएगी और जो ये ओव्यूम है, इस ओव्यूम जब ये ग्राफेन फॉलिकल से बाहर निकलता है तो ओविडक्ट की जो फिम्ब्रिया होती है वो ओवरी के नज़दीक आएगी और इस ओव्यूम को ग्रहण करेगी, यानी कि कैचअप करेगी और तुरंत बाद इसे एम्प्यूला में भेज देगी। एम्प्यूला में निषेचन की प्रक्रिया होगी। निषेचन की प्रक्रिया के बाद में ये ओव्यूम 3 से 4 दिन तक एम्प्यूलर स्थिमस जंक्शन में रहेगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया होगी। इसी कारण से एम्प्यूलरी स्थिमस जंक्शन को पेसमेकर भी कहा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है उसके बाद में इस ओव्यूम को स्थिमस में और उसके बाद में यूट्रस में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं स्पर्म का मादा प्रजनन अंगों में स्थानांतरण। तो जब हम नेचुरल रूप से मैचिंग करवाते हैं तो जो सीमन है वो मादा के
वेजाइना में छोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ से स्पर्म है वो तुरंत स्थानांतरित हो जाते हैं, क्योंकि जो स्पर्म की जीवित गर्भित क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है, वे लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। तो यहाँ से तुरंत ही स्पर्म सर्विक्स में स्थानांतरित हो जाएंगे। तो इस सर्विक्स में कुछ स्पर्म है वो यहीं पे रुक जाएंगे और यहाँ से जो स्पर्म है वो यूट्रस में स्थानांतरित हो जाएंगे। तो स्पर्म में भी यहाँ पे भी जो यूट्रस में स्पर्म है वो कुछ स्पर्म यहाँ पे भी रुक जाएंगे और ये जो स्पर्म है बाकी वाले वो आगे एम्प्यूलरी स्टेमस जंक्शन में स्थानांतरित हो जाएंगे। एम्प्यूलरी स्टेमस जंक्शन में बहुत सारे स्पर्म है वो यहाँ पे रुक जाते हैं और कुछ स्पर्म ही आगे एम्प्यूला यानी कि निषेचन स्थल में पहुँचते हैं। तो ये जो स्पर्म है ये सर्विक्स में, यूट्रस में और एम्प्यूलरी स्टेमस जंक्शन में क्यों रुकते हैं, इसका हम रीजन जानते हैं। जो ये जो स्पर्म होते हैं इनकी जीवित गर्भित क्षमता बहुत ही कम समय के लिए होती है। इसके बाद में यहाँ तो ये मर जाते हैं या इनकी गतिशीलता कम हो जाती है, इसलिए कुछ स्पर्म यहाँ सर्विक्स में, कुछ यूट्रस में और कुछ एम्प्यूलरी स्टेमस जंक्शन में रोक दिए जाते हैं। ये जो स्पर्म यहाँ पे रुक रहे हैं इनको जो यूट्रस की ल्यूकोसाइट होती है इन ल्यूकोसाइट के द्वारा खा लिया जाता है। तो जो स्पर्म एम्प्यूला भाग तक पहुँचते हैं उस स्पर्म में जिस स्पर्म की जीवित गर्भित क्षमता सबसे ज़्यादा होगी यानी कि उसकी गतिशीलता सबसे ज़्यादा होगी वो स्पर्म ओव्यूम से मिलेगा और निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो स्पर्म के स्थानांतरण में ये प्रक्रिया होती है। एक बार फिर से हम समझते हैं, नेचुरल रूप से जब हम मैटिंग करवाते हैं तो जो सीमन होता है उस सीमन को वेजाइना में छोड़ दिया जाता है। तो वेजाइना में से स्पर्म है वो तुरंत स्थानांतरित हो जाते हैं, क्योंकि इसकी जो जीवित गर्भित क्षमता है वो बहुत ही कम होती है, लंबे समय तक ये जीवित नहीं रहते। तो वेजाइना से जो स्पर्म है वो सबसे पहले सर्विक्स में जाते हैं, यहाँ पे कुछ स्पर्म रोक दिए जाते हैं। तो यहाँ से आगे जो स्पर्म है वो यूट्रस में स्थानांतरित होते हैं, यहाँ पे भी कुछ स्पर्म रुक जाते हैं। फिर एम्प्यूलरी स्टेमस जंक्शन में स्पर्म स्थानांतरित होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म यहाँ पे रोक दिए जाते हैं। कुछ स्पर्म ही निषेचन स्थल यानी कि जो ओविडक्ट की एम्प्यूला होती है वहाँ स्थानांतरित होते हैं। ये जो स्पर्म है ये यहाँ पे क्यों रुकते हैं, सर्विक्स में, यूट्रस में, एम्प्यूलरी स्टेमस जंक्शन में क्यों रुकते हैं, क्योंकि इन स्पर्म की जीवित गर्भित क्षमता बहुत ही कम होती है। अतः ये बाद में यहाँ तो मर जाते हैं या इनकी गतिशीलता कम हो जाती है, इसलिए ये यहाँ पे रोक दिए जाते हैं। जो यहाँ पे जो स्पर्म पहुँचे, जो थोड़े से स्पर्म एम्प्यूला भाग में पहुँचे उनमें से जिस स्पर्म की जीवित गर्भित क्षमता सबसे ज़्यादा होगी यानी कि जिस स्पर्म की गतिशीलता सबसे ज़्यादा होगी वो स्पर्म ओव्यूम से मिलेगा और निषेचन की प्रक्रिया होगी। आगे कल हम कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ और जोना रिएक्शन व विटेलाइन ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।